स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम देखेंगे राष्ट्र व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में 1992 से लेकर 2022 तक के बीपीएससी के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में इन सभी टॉपिक से भी प्रश्न दिए गए जो एक एक करके हम इस चैनल पे करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए सही है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल है तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूची भी जोड़ी गई और उनकी संख्या बढ़कर अब 8 से 12 हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है तो यहाँ भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 400 से भी अधिक आर्टिकल अनुच्छेद हैं। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन इसमें बी है। यहाँ पे जो ए है इसका होगा ए का 1 होगा, बी का राज्य सूची का ये होगा और यहाँ पे समवर्ती सूची में 47 है, राज्य सूची में 66 है तथा संघीय सूची में 97 है। यहाँ पर नीचे देखते हैं, सही सुमेलित है। संघीय सूची में 97 है, वर्तमान में गणना के अनुसार 98, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 59, समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना के अनुसार 52। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार करें। यहाँ पे समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दिया गया है। इसमें क्रम लगाना है तो इसमें सही ऑप्शन है ए। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। ऑप्शन ए सही है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। सही ऑप्शन है यहाँ पे ए 1 तथा 3, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के आधार, बाकी ये दोनों सभी को प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपरी राष्ट्रीय झंडे को फहराना। ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही है इसमें। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन ए सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नीचे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है, इसलिए विकल्प ए और दो दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दोनों सही लगाना होगा, तो इसलिए कोई भी नहीं लगाना, क्योंकि ई नहीं दिया गया है कि एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें सही ऑप्शन है 1 व 2, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा समान नागरिक संहिता। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 खा में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अनुसार, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53 के 1। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि इन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम क्या है? तो 12वां। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, यदि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो ये बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है। नेक्स्ट है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये है 12वां। ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) तथा राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो ये है महान्यायवादी। ऑप्शन सी सही है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल की किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 दिन
चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में होती हैं तो सही ऑप्शन है सी 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 80(1) का ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसमें। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये है राज्यसभा। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं बताना है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो बी गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। सही ऑप्शन होगा इसमें बी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशें सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। नेक्स्ट है धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए सही है। लेखानुदान बना है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी सही है इसमें। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। पर अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी सही है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन इसमें जो सी है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो ये होते हैं राज्यपाल। ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी सही है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, अनुच्छेद 352 के अनुसार। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 है। ऑप्शन ये जिस समय का प्रश्न था उस समय की बात है। 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी 2003 में, जो संशोधन के बाद अब वर्तमान समय में टोटल 22 हो गई है। नेक्स्ट है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन सी त्वरित निर्णय लचीलापन कानून की एक रूपता, यहाँ पे सी सही नहीं है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी। ऑप्शन बी सही है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन बी सही है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये है प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन डी सही है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये है जर्मनी। ऑप्शन ए सही है इसमें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो यह है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ऑप्शन सी सही है। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन का समाचार एजेंसी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो यह है फ्रांस की। ऑप्शन ए सही है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। ऑप्शन सी सही है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। ऑप्शन ए सही है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए सही है इसमें। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से सही क्रम है, तो यहाँ पे सही क्रम बताना है। सही क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं, ये भारतीय राष्ट्र व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसे धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष संविधान में नहीं दिया गया है, पंथ निरपेक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो ये किया गया एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी सही है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी सही है। प्रजातंत्र का आशय है जनता का जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं। जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में इसे संशोधित किया गया द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा। भारतीय बैंक में जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी सही है 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी सही है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। उपर्युक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो यह है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी सही है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 का में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो यह है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए सही है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी सही है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ऑप्शन सी सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन बी सही है।
हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का चा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी सही है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। यहाँ पे विकल्प बी एवं सी दोनों सही है, विकल्प बी एवं सी। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम न्याय नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो ये मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेनाध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर। ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियार बंद विद्रोह के आधार पर यानी सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट है, प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। गवर्नर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल यानी गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो ये थे बिहार से। ऑप्शन सी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य बताना है? पहला है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 74 एक के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो होगा लोकसभा के प्रति, तो इसमें लोकसभा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, ऑप्शन बी सही है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। इसे नीचे देखते हैं, शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः यहाँ पे विकल्प ई सही होगा, इसमें विकल्प ई होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है और वह हुआ है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन ए सही है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तब करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी सही है। इसमें कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हर पद धारण करता है अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट है, आजादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, 1956 में, ऑप्शन सी सही है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, 25 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। संसद सदस्य बनने होती न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि इसे प्राप्त न हो सके, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसे नीचे देखते हैं, इसमें ऑप्शन डी सही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, 2026 तक, ऑप्शन बी सही है। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के प्रवर्तक में संशोधन करके 2000
के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है तथा हिमाचल प्रदेश की 68 संख्या सर्वाधिक अधिक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यह है अनुच्छेद 330। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों में लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है: बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, बंगाल में 42 तथा उत्तर प्रदेश में 80 है। नेक्स्ट है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? सही ऑप्शन है बिहार तथा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है। स्थिति यहाँ पे इस प्रकार है, लोकसभा में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का 80 सीटें, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र 48, तृतीय स्थान पे पश्चिम बंगाल है यहाँ पे 42, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 तथा बिहार में 40 सीटें हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकन में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी सही है। राज्यसभा के स्थायी सदन को कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपरोक्त में से किसी को भी प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो टोटल 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो ये हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पी.ई. सईद थे। आप वर्तमान का देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। ऑप्शन बी सही है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखते हैं, इसमें सही नहीं है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है।
संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नीति कार्यान्वयन से, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये है बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है, अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी, यहाँ पे ऑप्शन ई सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में, यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी तथा एक क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यदि भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका विकल्प ए माना है, तो यहाँ पे आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, कंफ्यूजिंग है काफी। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो केवल 4 है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इसमें अपना सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन इसमें 4 होगा, चौथा सही है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही ऑप्शन है बी, संविधान। नेक्स्ट है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन बी सही है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी सही है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष हैं M.N. वेंकटचेलैया, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 के अधिनियम करके इस संख्या को 10 कर दिया गया, 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 तथा 2019 में 33 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी 1+33 है, यहाँ पे 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही है, भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता संख्या क्या है? तो वर्तमान समय में 34 है, 1+33। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, ऑप्शन सी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो 65 वर्ष, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आधारित है इसमें, ऑप्शन ई सही होगा। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, ऑप्शन ई इसमें सही है क्योंकि एक से ज्यादा है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं, ऑप्शन बी सही है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में विधायिका सम्मिलित है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से कूटों में से अपना उत्तर आपको चुनना है। सही ऑप्शन है इसमें डी, यहाँ पर डी सही ऑप्शन इसमें डी है। इसमें डी में ये चौथा दिया गया है, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, तो इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका सम्मिलित होती है राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल होती है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां पर इसका अस्तित्व है, क्योंकि सिर्फ 6 राज्य है जहां पे विधान परिषद है। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है अनुच्छेद 175(2) के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश ही उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये विधान पालिका परिषद। ऑप्शन ए सही है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो यहाँ पे उद्योगपति से, स्थानीय, इसे नीचे देखते हैं, ऑप्शन डी सही है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातक के द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है तथा उद्योगपति श्रेणी इस राज्य विधान परिषद के सदस्य में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहां पर विधान परिषद है? तो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, बिहार में है। बाकी नीचे देखते हैं। अनुच्छेद 161(1) का के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं तथा भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 170। ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग करेगा। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये कहा था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी डी, गुवाहाटी और मुंबई। नीचे देखते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य के लिए है। इसकी क्षेत्र अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव तथा गोवा है। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है, ये प्रकार है स्वतत्वाधिकार मुकदमा। ऑप्शन बी सही है इसमें। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये है 13। ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 245 में केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये है शिक्षा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 280। ऑप्शन ए सही है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो ये रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच
वित्त से, ऑप्शन बी सही है इसमें। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी, ऑप्शन बी सही है, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है, तो ये है तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन ए सही है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, चुनाव आयोग, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से 4 में से कौन कौन से इसमें से सही है, तो इसमें से चारों सही हैं, ऑप्शन डी सही है। कि करके देखते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया ने अपना प्रतिवेदन जमा किया, तो ये वर्ष है 1987, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ये लिया जाता है राज्य सरकार, ऑप्शन बी सही है। पंचायती राज का विषय होता है, ये विषय है राज सूची का, ऑप्शन बी सी सही है इसमें। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, अनुच्छेद 243 जी के, ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 243 जी या फिर 243 छा के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाएं जिसके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, इसमें पंचायत संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो यह है ग्रामीण खेल, ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, तो यह है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो यह है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी सही है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें से ये सभी हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, इसमें आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति तथा जिला परिषद, ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी सही है। सफलता पूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, ऑप्शन ए सही है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, तीनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया, ऑप्शन डी सही है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी सही है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे बलवंत राय मेहता, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, तो यहाँ पे है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, बाकी तीनों है स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। लोक स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो यह है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव,
बाकी यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, जनोपयोगी ये आते हैं, जी नहीं आता। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है, तो राज सूची का, ऑप्शन बी सही है। किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, तो इसमें से 4 राज्य दिए गए हैं, सही ऑप्शन है इसमें डी, 1, 2 व 3 व 4। नीचे देखते हैं इसके बारे में। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, तो ये है बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है इसमें। 73वीं संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, तो ये है 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन डी सही है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो ये है 73वां संशोधन। ऑप्शन ए सही है। 73वां संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये है न्यायिक पुनर्वीक्षण। बाकी तीनों आते हैं निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन। न्यायिक पुनरीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है या सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया, तो यह है 42वां। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये थे काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन बी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है, तो ये है M3। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो इसमें सही ऑप्शन ई है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान नौका में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः यहाँ पे विकल्प ई सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई सही होगा इसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, मुकदमे एवं कार्यवाही से। ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए गए पॉलिटी से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।